नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने 27 जुलाई 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में SID सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट एक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए किस स्टार्टअप के लिए चुना गया है? तो इसके लिए चुना गया है डिजिंत्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को। ये जो डिजिंत्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है, ये भारत की पहली वायु और अंतरिक्ष निगरानी कंपनी है। डिजिंत्रा है जो भारत की पहली वायु और अंतरिक्ष निगरानी की ये कंपनी है और इस स्टार्टअप को के लिए 25 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष मलबे की निगरानी प्रणाली और कंपनी के विस्तार को विकसित करने के लिए किया जाएगा। पंजाब सरकार ने अमृतसर और लुधियाना के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहायता से 285.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नहर आधारित जल आपूर्ति परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है वर्ल्ड बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से। जो मुख्यमंत्री यहाँ के जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1944 जुलाई 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। इंडियन सुपर लीग को प्रतिष्ठित विश्व लीग फोरम में शामिल किया गया है। यह WLF वर्ल्ड लीग फोरम में शामिल होने वाला एशिया का किस नंबर का देश है? यह एशिया का 7वें नंबर का देश है। जो इंडियन सुपर लीग को प्रतिष्ठित वर्ल्ड लीग्स फोरम में शामिल किया गया है, जो एशिया का 7वें नंबर का देश बन गया है इंडिया। यह जो फुटबॉल लीग है, यह पेशेवर फुटबॉल लीग का संघ है जिसमें प्रीमियर लीग, ला लीग और बुंडेसलीगा शामिल हैं। और वर्तमान में जो WLF है वर्ल्ड लीग फोरम, इसमें 5 महाद्वीपों के सदस्य हैं जो विश्व भर में करीब 1200 क्लब का प्रतिनिधित्व करते हैं और पेशेवर फुटबॉल के विकास पर वैश्विक निकाय फीफा के साथ मिलकर ये काम करते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता WHO से प्राप्त एक अनुरोध के जवाब में दी है? तो ये देश कौन सा है? ये देश है उत्तर कोरिया। भारत ने उत्तर कोरिया को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है और यह WHO से प्राप्त एक अनुरोध के जवाब में ऐसा किया गया है। जो चिकित्सा सहायता कोरिया में चल रहे WHO एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, WHO एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के तत्वाधान में ये सहायता दी गई है। और इसके लिए जो WHO के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कोरिया में जो भारतीय राजदूत हैं, उनका नाम है अतुल मल्हारी गोत्सर्वे। ये जो उत्तर कोरिया में ये भारतीय राजदूत हैं, इनके द्वारा जो दबाव की खेप है उत्तर कोरिया के अधिकारियों को सौंप दी गई है। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस, क्योंकि इस दिन 26 जुलाई के दिन 26 जुलाई 1999
26 जुलाई 1999 के दिन जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था, भारत जो कारगिल में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था और इसका समापन 26 जुलाई के दिन हुआ था। और कारगिल में जो 3 महीने की लंबी लड़ाई के बाद इसी दिन जीत की घोषणा की गई थी। तो इसी दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जो ये है विश्व IVF दिवस, हम इसकी भी बात कर लेते हैं। ये है जो विश्व इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दिवस, इसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दिवस। ये है जो ये दिवस मनाया जाता है 25 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को। जो ये दिवस है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह बांझपन उपचार में जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है इस तकनीक के महत्व का प्रतीक है। और 39 वर्ष पहले जो हमें अपना जो विश्व को अपना पहला टेस्ट ट्यूब बेबी प्राप्त हुआ था उसका इस दिन जन्म हुआ था और उसका नाम क्या था? लुइस ब्राउन। क्या नाम था? लुइस ब्राउन। इनका जन्म हुआ था और ये पहले टेस्ट ट्यूब बेबी, इस तकनीक से इनका जन्म किया गया था। इसीलिए 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाया जाता है। तो इसके साथ हमें ये भी याद रखना है 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। जुलाई 2020 में कोविड-19 लॉ लैब पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है UNDP एंड WHO के द्वारा, A एंड B। हाल ही में एक कोविड-19 लॉ लैब की पहल शुरू की गई है और यह राज्यों के 190 से अधिक देशों से कानूनी दस्तावेज को इकट्ठा करता है और राज्यों को महामारी का प्रबंधन करने के लिए मजबूत कानूनी जो ढांचा है उसको स्थापित करने और लागू करने में ये मदद करेगा। इस पहल का जो लक्ष्य है वो यह भी सुनिश्चित करना है कि कानून व्यक्तियों और समुदायों के स्वास्थ्य और भलाई की रक्षा करे। तो ये जो कोविड-19 लॉ लैब पहल है ये UNDP और WHO के द्वारा शुरू किया गया है। हाँ, IIT BHU निम्नलिखित में से किस नदी में बहने वाले सीवेज जल की शुद्धि के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित जल उपचार प्रणाली विकसित करेगा? तो ये नदियाँ कौन सी हैं? ये नदी है गोदावरी और गंगा। ये 2 नदियाँ गोदावरी और गंगा, 1 एवं 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा D। जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये IIT BHU भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये गंगा और गोदावरी नदियों में बहने वाले सीवेज जल की शुद्धिकरण के लिए एक जैव प्रौद्योगिकी आधारित जल उपचार प्रणाली विकसित करेगा और यह भारत और यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित एक संयुक्त परियोजना के तहत किया जाएगा। और जो BHU है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जो इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। ये भी हमें साथ साथ याद रखना है। भारत का मातृत्व मृत्यु दर 2016 से 2018 में कितने प्रतिशत कम हो गया है? तो ये जो मातृत्व मृत्यु दर है ये कम हुआ है 7.4%। जो भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 2016 से 18 में 7.4% कम हो गया है, परंतु अभी भी यह जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो आधारित गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, सतत विकास लक्ष्य का, उससे अभी भी ये दुगना है। हमें इस मातृ मृत्यु दर को अभी भी और कम करना है और जितना कम करना है उससे अभी भी ये कितना है? दुगना है। और भारत के
जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनके द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुमान के अनुसार 2016 से 18 में भारत का जो MMR मातृत्व मृत्यु दर है वो 113 रहा, और जो इससे पहले 15 से 17 में कितना था, 122 था। ये 2015 से 17 में था, और अभी जो 2016 से 18 के जो आंकड़े हैं उसमें कितना हो गया है, 113। तो हम इसमें 7.4% की कमी आई है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है, तो ये किया गया है 2030 तक के लिए। भारत में 2030 तक जो अक्षय ऊर्जा है उसको अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है 60%, और जो 2030 तक जो 510 गीगावाट इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 510 गीगावाट, जिसमें जो 60 जो गीगावाट होगा वो जल विद्युत भी शामिल होगी। इसमें इस 510 में 60 गीगावाट जल विद्युत भी शामिल होगी, और 2030 तक स्वच्छ स्रोतों से स्थापित बिजली की जो उत्पादन क्षमता है लगभग कितनी हो जाएगी, 60%। ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हाल ही में किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान INEST के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है? तो ये देश कौन सा है? ये देश है चीन। चीन के परमाणु संस्थान द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी में काम करने वाले 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने क्या दे दिया है, इस्तीफा, जो कि ये संस्थान कहाँ का है, चीन का। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।